हे गाइस, वेलकम बैक टू मोटिविस भाई। आज हम बात करने वाले अपने स्कॉर्पियो एन के बारे में। हमने अपने चैनल में काफ़ी सारे इसके रिव्यूज़ वगैरह शेयर किए, ठीक है। तो आज हम पर्टिकुलर जो वेरिएंट आपके साथ लेकर के आए वो आपका Z8 है, ठीक है। और ये जो है आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में है। बेसिक से बता दूं, इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल आपका दोनों ही आ जाता है, ठीक है। और अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 20,15,000 जो है एट प्रेजेंट इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस चल रहा है, ठीक है। सो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो हमारा होने वाला बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू होने वाला है, जिससे हमारे जो ओनरशिप रिव्यू से आपको अच्छा खासा फीडबैक कस्टमर से, मतलब जिसके यानी कि जो इसके जो एग्जिस्टिंग ओनर है उनसे आपको सारा कुछ पता चल पाए कि इस गाड़ी के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और 11,000 जो इन्होंने चलाया अभी तक उसमें इनको कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ में, ठीक है। सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक जी, तो उनसे हम डिटेल में सारी बात करें। कैसे सर अभिषेक जी? एकदम बढ़िया। सो अभिषेक जी, सबसे पहले अपनी गाड़ी के बारे में बताओ सर। काफ़ी मस्कुलर लगती है और रोड प्रेजेंस गाड़ी की काफ़ी सॉलिड है। कौन सा वेरिएंट है अपना, और जो गाड़ी का आपने कितना ऑन रोड प्राइस दिया था, बिकॉज एक्स शोरूम तो हम बताइए चुके, ऑन रोड प्राइस क्या है, कितना ड्राइव किया है, और ओवरऑल थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक, गुड है बैड है, वो बताइए छोटा सा। सो सबसे पहले तो दिस इज़ ए Z8 वेरिएंट, ऑटोमेटिक में है, पेट्रोल में है। और ऑलरेडी इसको ये मैंने जून में ली थी और अभी हमारा मई आ चुका है, तो ऑलमोस्ट अब 1 ईयर कंप्लीट हो रहा है। तो मेरे रिव्यूज़ ये हैं कि कार तो काफ़ी मस्क्यूलर है, पावर वाइज बहुत ही अच्छा है। और मैं इससे पहले XUV 500 डीजल चलाता था, दैट वाज अ मैनुअल, और मेरे को पावर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। एक्चुअली इसका ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा है। आप अगर मतलब ड्राइविंग पसंद करते हैं और पावर ज़्यादा चाहते हैं तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड चॉइस। उसके अलावा अगर प्लस की बात करें तो स्टेयरिंग वाज वेरी इम्प्रेसिव। मतलब जो स्टेयरिंग की मतलब अगर हैरियर चला लो आप, मैं किया सेल्टॉस की ऑटोमेटिक चलाता हूँ, उसके अलावा बाकी कार्स भी चलाता हूँ, तो दिस इज़ लाइक कि आप इजीली मतलब 2 उंगलियों से भी पूरी स्टेयरिंग कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मतलब इससे स्मूथ अभी तक मैंने नहीं देखी। मतलब मर्सरीज टाइप स्मूथ है इसकी। अच्छा, तो वो इसका प्लस है। उसके अलावा हाँ, आपको पेट्रोल वर्जन है, बड़ी गाड़ी है, तो ऑब्वियसली माइलेज विल बी लिटिल बिट कंसर्न कि हाँ वो उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैं अगर सिटी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे माइलेज अराउंड 8.6 to 9 मिल जाती है, जो दिल्ली NCR का प्रॉपर ट्रैफिक वाला टाइम होता है। और अगर मैं मतलब हाईवेज़ की बात करूं तो हाईवेज़ में मुझे 13-14 तक आराम से मिल जाती है। मतलब उसके लिए मेरे को बिल्कुल भी जो नॉर्मल हाईवे ड्राइव्स होती हैं, मतलब आप ज़्यादा पुश नहीं कर रहे हो, आपकी स्पीड 80-100 के बीच में रह रही है। उसके अलावा जो आपने पूछा कि इसका प्राइस के बारे में, तो प्राइस जो मुझे ऑन रोड पड़ा, तो मैंने गुड़गांव में रजिस्टर करी थी, तो मुझे अराउंड 23 लाख पड़ी थी। बट आज में भी थोड़ा सा प्राइस चेंजेस हुए हैं, बट हाँ इट विल बी अराउंड 23 लाख्स। और गाड़ी में आपको कुछ डलाने की ज़रूरत नहीं है। Z8 वर्जन में ऑलरेडी सब कुछ है, सच आपको कोई एसेसरी डालने की ज़रूरत नहीं है। एलॉय व्हील से लेके बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी आती हैं। ये सारा स्टॉक का ही है, ये सब कुछ, मतलब इसमें क्रोम तक आपको फिट नहीं करनी है, सारा स्टॉक का आता है। बस हाँ, आपको वाइजर्स, जो विंडो के वाइजर्स होते हैं रेन के लिए, बस मैंने वो लगवाए हैं। और पीछे जो गार्ड होता है बम्पर का, बस वो लगवाया है। इसके अलावा इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, स्टॉक की है सारी, स्टॉक की है। इसमें मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ऊपर का क्रोम भी वही स्टॉक से ही आता है Z8 के अंदर। और एलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ Z8 का जो स्टॉक OEM है वही आता है। ओके। तो अभिषेक भाई ने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा समराइज में सारी चीज़ें बता दी, बट हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसे आप सबसे पहले अपने हैंडलिंग वगैरह की बात करी थी कि आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है, मतलब अपने कंपेयर भी किया है अच्छी लग्जरी कार के साथ, अपने इसका कंपैरिजन किया है। बट अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हाईवे वगैरह आप लेके जाते हो, सपोज अगर एक्सप्रेस पे जा रहे हो हाईवे पे, तो वहाँ पे हमें अमूमन चाहिए होता है कि थोड़ा सा अगर हार्ड स्टीयरिंग हो तो कंट्रोल अच्छा होता है गाड़ी पे। हाँ, तो वो कुछ आपने महसूस हुआ कि 70, 80, 90 के बाद आपको थोड़ा हार्डनेस फील होती है? नहीं, मैंने एक्चुअली गाड़ी 160 तक ड्राइव करी है, जस्ट फॉर फन ऑफ इट, कि मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स में ही ड्राइव कर ली थी। नहीं करनी चाहिए वैसे तो क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मतलब व्हाट आर द लिमिट्स। तो मैंने गाड़ी की स्टार्टिंग के 3 महीने में बहुत सारी चीज़ें इसमें करी थी। तो अगर हैंडलिंग की बात करें तो अभी तक तो मुझे इसमें नहीं लगा कि हल्की सी भी वाइब्रेशन भी महसूस हो। मगर अगर आपके पूरी विंडोज़ क्लोज्ड हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा 160 का पहुँचे, वो आपकी बीप्स बताएंगी जो इसमें कंटिन्यूस बजते रहेगी 120 के ऊपर कि आप ओवर स्पीडिंग पे हो। सो उस हिसाब से मेरे को लगा कि स्टेबलाइजेशन सरप्राइजिंगली इतनी हाइट होने के बाद भी गाड़ी में बहुत ही अच्छी है। मैं XUV 500 चलाता था, वो हिलती थी, बट ये बिल्कुल भी नहीं हिलती है, पता नहीं कैसे, बट दे हैव रियली, महिंद्रा इज़ रियली वर्कड ऑन इट। और ये मतलब स्टेबिलिटी वाइज इट्स वेरी स्मूथ। जो इसके कंपैरिजन की जैसे हैरियर मैंने चलाई है वो भी मतलब स्मूथ है, बट ये मेरे को लगी, इवन हाइट इसकी ज़्यादा है बट इसकी स्टेबिलिटी, जो हिलने वाली कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत कम हिलती है ये जब आप हाई स्पीड्स पे चल रहे हो। और हैंडलिंग की अगर बात करें तो स्टेयरिंग इज़ परफेक्ट। आप मतलब अगर
सेंटर पे आपने छोड़ रखा है तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो हल्का सा भी वाइब्रेट कर रहा है। जैसा यूजुअली क्या होता है, जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो तो वो स्टीयरिंग वाइब्रेशन में चली जाती है, जैसे ही आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। बट इसमें मेरे को अभी तक तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। और मैंने जो रूट्स ट्रैवल करे हैं, तो मैं नोएडा टू बरेली गया हूँ और यहाँ से अमृतसर वगैरह साइड भी गया हूँ। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग, मतलब बरेली इटसेल्फ 300 किलोमीटर्स, हरियाणा साइड गया हूँ, वो वाला भी 200-250 किलोमीटर है। तो मुझे मतलब रोड्स भी अच्छी हैं, तो उनमें मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि थोड़ी सी लग रहा है कि नहीं गाड़ी ना हल्की सी वाइब्रेट कर रही है, कुछ ऐसा है। तो अगर विंडोज़ क्लोज है तो बिल्कुल पता नहीं चलता, और विंडोज़ ओपन है तो हाँ, आपको एयर से पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत ज़्यादा एयर अंदर आ रहा है। उस हिसाब से मतलब स्टेबिलिटी वाइज इट्स रियली स्टीयरिंग का ओवरऑल अगर हम फीडबैक की बात करें जाए तो बहुत ही अच्छा है। मतलब मैं किया सेल्टॉस ऑटोमेटिक से अच्छा है, हैरियर से तो एनी टाइम बेटर है। हैरियर का तो मेरे को मतलब ये अच्छा, आप हैरियर की बात कर रहे हो, सफारी की बात कर रहे हो अगर स्टीयरिंग में, तो पुराने वाली की बात करें जब वो आपका जो मैंने अभी हाइड्रोलिक आता देखी थी, था, अभी नहीं अभी मैं रिसेंटली ऑटोमेटिक जो आई है वो तो पहले वाले से इम्प्रूव्ड है, बट इतना इम्प्रूव्ड नहीं है। इवन किया सेल्टॉस का जो मेरे पास वर्जन है वो दैट इज़ ऑल्सो टॉप मॉडल, तो उसके अंदर भी पहले आपको हैरियर चलाओगे तो वो नीचे लगेगी, उससे ऊपर आपको किया सेल्टॉस लगेगी, लेकिन ये उससे भी ऊपर है, बहुत ही हल्का है, बहुत हल्का है। मतलब इतना मतलब आप 2 फिंगर से गाड़ी को पूरा घुमा सकते हो, उतना हल्का है। माइलेज तो आपने बता दिया, ओवरऑल जो आपका जो माइलेज है वो तकरीबन आपको सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। बट हाँ, माइलेज का एक हैक मैं बता सकता हूँ कि इसका सरप्राइजिंगली जो क्रूज़ कंट्रोल है, तो जब मैं क्रूज़ कंट्रोल पे छोड़ता हूँ सो माइलेज विल ऑलवेज बी अबव 15-16। मतलब मैं खुद से जब चला रहा हूँ तो वो 13-14 जा रही है, लेकिन अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल पे छोड़ देता हूँ तो वो 15-16 के ऊपर जा रही है। अच्छा, तो वो कुछ तो उन्होंने ऐसा मैकेनिज्म किया है कि जब आप क्रूज़ कंट्रोल पे कोई भी स्पीड सेट कर लो तो आपका 15 से ऊपर ही जाता है वो। तो वो चीज़ मेरे को इसमें अच्छी लगी कि हाँ, अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो आप क्रूज़ कंट्रोल छोड़ दो तो आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। वैसा है। ठीक है, चलो ये है। अच्छा, ओवरऑल अगर जैसे हम आप हाईवे एक्सप्रेसवे की ड्राइविंग की बात कर रहे हो तो आपने लाइट वगैरह भी कुछ चेंज नहीं कराई है, ठीक है? नहीं, बल्ब कुछ वगैरह नहीं करा है, सारा इसमें स्टॉक है, सब कुछ वहीं तो पे है। इससे आप सेटिस्फाइड है? कुछ ऐसा थ्रो वगैरह में कुछ दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं यार, ये मोर देन एनफ है। कभी कभार तो ज़्यादा ही लगता है, बिकॉज ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को मतलब साइड वाले को भी ना दिखे। इसके प्रोजेक्टर लैंप्स हैं और काफ़ी अच्छे हैं, मतलब इससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को लाइट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं लगी इसके, और फॉग लैंप भी इन्होंने दे रखे हैं। बट हाँ, अभी तक मैंने फॉग में उतनी चलाई नहीं है, तो मेरे को फॉग लैंप पर भी मैं नहीं दे पाऊँगी, मैंने चलाई नहीं अभी तक फॉग में। बट हाँ, अगर नाइट ड्राइव कर रहे हैं और हाईवेज़ पे बहुत जगहों पे क्या होता है कि बिल्कुल ही लाइट्स होती ही नहीं है, पूरे हाईवे की लाइट नहीं होती है, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं लगी। आप हाई बीम ऑन कर दीजिए, आपको क्लियर सब कुछ दिखेगा। मतलब नीड नहीं लगी कुछ चेंज कराने की। तो अभी एक बार ना इसके इंजन वगैरह को भी हम देख लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, इससे कैबिन नॉइज़ वगैरह क्या है। बट आपको ना इसका एक बार मैं इंजन भी ओपन करके दिखा देता, पूरा इंजन बे वगैरह कि एग्जैक्टली किस तरह का 2 लीटर का आपका इंजन आ जाता है, और तो काफ़ी हुड जो है हैवी है, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा इसके इंजन बे है, ठीक है, और तकरीबन इसमें 200 bhp और 380 Nm का टॉर्क मिल जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन आपका पेट्रोल इंजन है, ठीक है। तो ये आपका TGDI का टर्बो है पूरा, तो इसका टर्बो वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंजन है, काफ़ी क्लीन है, और नीचे तो वैसे कुछ कवर वगैरह तो नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, इंसुलेशन वगैरह जैसे हो रखी है, पूरी पैडिंग वगैरह यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा हाइड्रोलिक मिलता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता ना, पर ये लगा सकते बस ये तो लग ही जाएगा, ठीक है। सो जैसे हमने इंजन वगैरह देख लिया, तो अभिषेक भाई एक चीज़ बताओ कि काफ़ी हैवी इंजन है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट, हमने हुड तो उठा के देख लिया, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। कैबिन नॉइज़ जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा सा और उसको ब्रीफ करते हैं कि अगर हाई स्पीड पे चलाते तब अंदर कुछ महसूस होता हो, या फिर नहीं ऐसा कुछ वाइब्रेशन वगैरह? एक्चुअली मैंने जब भी ये गाड़ी चलाई तो मैंने ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल पे रखा, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो वो उसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है अपने पूरे म्यूज़िक सिस्टम की, और उससे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। बट हाँ, मतलब नॉइज़ इसका सप्रेशन अच्छा है। अगर आपकी विंडोज़ क्लोज्ड हैं तो मतलब डिसेंट है, इस रेंज की गाड़ियों में इतना ही आता है। हाँ, बिल्कुल। कभी परेशान नहीं किया ऐसा कि आपको महसूस नहीं हो रहा कि यार नॉइज़ आ रही है, ठीक है? नॉइज़ तो वैसा कुछ महसूस नहीं। अच्छा, चलो एक बार ना थोड़ा सा इंटीरियर वगैरह भी देख लेते हैं। सो अगर इंटीरियर वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको स्कॉर्पियो के Z8 में कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर मिल जाता है। अच्छा यार, यहाँ पे अभिषेक भाई एक चीज़ बताना, जैसे हम यहाँ पे स्क्रीन वगैरह की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कभी कोई ग्लिच वगैरह आया हो, कभी ऐसा? तो अभी बेसिकली महिंद्रा से जब मेरी बात भी हुई थी, सो सॉफ्टवेयर वाइज उनका अभी काम तो सारी चीज़ें करती हैं, बट 10 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर रिबूट मार दे।
अपडेट्स आते रहते हैं, तो जैसे जैसे आप अपडेट कराते जाओगे इट विल परफॉर्म बेटर। अच्छा अच्छा, मतलब कभी कुछ ऐसा तो नहीं आया कि जैसे इसमें एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले तो वायरलेस है, सॉरी हाँ जी, ठीक है, वायरलेस है। तो कुछ इशू वगैरह तो नहीं है कनेक्टिविटी वगैरह को लेकर के? कनेक्टिविटी में इशू नहीं है, बट कभी कभार ये ना पहले होता था, मैंने फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करा दिया कि पहले थोड़ा सा लैग करता था, मतलब ओके। आपका गाना भी चल रहा है वो भी लैग करने लगेगा, ओके। मतलब रुक रुक के चलेगा। बट फिर जब रिसेंट अपडेट आया तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम चली गई, और बेसिकली इसके 3-4 अपडेट आ चुके हैं। तो मेरे को तो सबसे पहले जीपीएस का भी प्रॉब्लम आया था कि मेरा जीपीएस में डायरेक्शन नहीं इधर उधर कर देता था, हाँ हाँ। तो वो एक अपडेट से फिक्स हुआ। फिर उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि वो लैग आ रहा था, वो फिक्स हुआ। अभी करंटली अगर मैं देखूं तो अभी इसमें मेरे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट हाँ, बहुत बारी जब आप चलाओगे तो आपको कभी मतलब वंस इन अ वाइल ऐसा हो जाता है कि आपकी स्क्रीन जो है वो अप नहीं, पूरा सिस्टम अप नहीं हुआ, तो उस टाइम पे यूजुअली गाड़ी बंद करो और वापस चलाओ। बट ये प्रॉब्लम मैंने किया सेल्टॉस में भी देखी है, ये प्रॉब्लम मैंने हैरियर में भी देखी है। तो ये प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ, वो आप उस टाइम पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी अपनी गाड़ी चला रहे हो और आपको दिख रहा है कि स्क्रीन अब पूरी तरह नहीं हुई है, या आप रिवर्स गियर लगा रहे हो, कैमरा अप नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे ड्राइव मत कीजिए, क्योंकि आपका कोई भी फीचर ही काम नहीं करेगा, इवन द एयर बैग्स विल नॉट वर्क। तो गाड़ी ऑफ कर दीजिए और उसके बाद वापस से चालू करिए, तो तब सही चलेगा। तो ये बहुत ही, अब मेरे को बहुत टाइम हो गया इसमें ऐसा कुछ देखे हुए, बट हाँ ये हुआ था और ये रिकॉर्डेड है, और इसका वीडियो बाकायदा मैंने महिंद्रा को भेजा था, तो दे डिड सम काइंड ऑफ ए थिंग, और उसके बाद वो अब कम हो चुका है। तो अभी इसके ओवर द एयर अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, आपको अभी महिंद्रा पे जाके ही कराने पड़ेंगे, बट एज़ पर देम कि सूनर दे विल स्टार्ट ओवर द एयर। तो क्या होगा कि गाड़ी आपकी चल रही होगी तो आपसे पॉपअप में पूछ लेगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, और बैकग्राउंड में ही आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ओवर द एयर। अच्छा ओके। और जैसे अभी तक आपने बताया था आप बरेली वगैरह भी गए थे, 300 किलोमीटर के आसपास आपने ड्राइव किया था, तो सिटिंग का कंफर्ट वगैरह कैसा है? मतलब वाइल्ड ड्राइविंग हम बात करें तो थोड़ा सा कंफर्ट महसूस होता है कि यार कुछ? मैं दोनों गाड़ियाँ लेके गया हूँ, ये भी लेके गया हूँ, और अगर मैं कंपेयर करूँ किया सेल्टॉस के साथ, तो उसका वेंटिलेटेड सीट्स है, वेंटिलेटेड सीट्स एनीवेज बेटर है कंफर्ट वाइज भी, बिकॉज उसका फोमिंग अलग होता है। बट ये भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब आप अगर इसको बोलोगे कि कोई डिस्कम्फर्ट हुआ ऐसा, तो नहीं, डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ। बट मैंने क्योंकि ऑलरेडी वो चला रखी है, तो इसलिए मेरे लिए तो एक स्टेप वो आगे है, क्योंकि वेंटिलेटेड सीट्स ये नहीं देते हैं, और आप वेंटिलेटेड सीट्स इसमें करवा भी नहीं पाओगे, बिकॉज इसके एयर बैग्स रहते हैं। तो कोई भी, मतलब इवन द सीट कवर जो आप लगा रहे हो वो भी आपको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट कैन हिंडर द एयर बैग सिस्टम। तो जो है वही स्टॉक में है, एज सच कंफर्टेबल है, बट हाँ वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। अच्छा, अब जैसे आपने कंपैरिजन वगैरह दूसरी गाड़ियों से भी आपने किया, जैसे आपने पहले स्टीयरिंग का कंपैरिजन किया, अभी यहाँ पे किया से किया, तो अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन में भी अगर चले जाए, बिकॉज आपने यहाँ पे 23-24 लाख के आसपास आपने इन्वेस्ट किया इस पे, तो इसके कंपैरिजन में, इसके मतलब राइवल्स की बात करें तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ जाती है, सफारी में भी जा सकते थे, ठीक है, प्लस आप ग्लोस्टर वगैरह में जा सकते थे, हुंडई में भी आपको अलगजार वगैरह का ऑप्शन था, ठीक है। एनीहाउ वो थोड़ा सा अगर कैपेसिटी मतलब कि पावर वाइज देखें थोड़ा सा डाउन है, बट अगर इसी में भी देखें तो XUV 700 का भी ऑप्शन था महिंद्रा में भी जाने का। तो बेसिकली जब मैंने कंपैरिजन किया था, बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि XUV 700 बेसिक महिंद्रा ही है, ज़्यादा फर्क भी नहीं है, तो मैंने ज़्यादा लग्जरी भी हो जाती है वो थोड़ा सा, तो मैंने वो इसलिए ली क्योंकि मैं 500 पहले ही चला रहा था, तो मेरे को डिफरेंट फ्लेवर चाहिए था, एंड सेकेंड रीज़न बीइंग इसका एक्सेल। तो जब आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें छोड़ के, वैसे स्क्रीन का साइज छोड़ के, अगर आप एक्चुअल गाड़ी के बाकी चीज़ों में जाओगे तो फीचर वाइज दिस इज़ मच बेटर। इसकी स्टेबिलिटी अलग है, इसका एक्सेल लेंथ अलग है, तो वो सब जब मैंने कंपेयर किया था तो मुझे समझ आया कि वैल्यू में ये ज़्यादा दिख रही है, उसका बस स्क्रीन बड़ा दिख रहा है, और बिल्ड क्वालिटी मेरे को रिव्यूज़ भी काफ़ी मतलब मिक्स मिले 700 के। तो मैं चाह रहा था कि चलो मैं इस बारी थोड़ा डिफरेंट ट्राई करूं। और रही बात टाटा में ना जाने का, तो टाटा में सिंपल है कि मैं NCR में रह रहा हूं और यहाँ रूल है 10 साल डीजल का, तो मैं ढूंढ रहा था मेरे को पावरफुल गाड़ी मिले पेट्रोल में, तो उसमें ऑप्शंस ही नहीं है एक्चुअली ज़्यादा। तो आप टाटा में नहीं जा सकते, बिकॉज दे हैड उस टाइम तक उन्होंने लॉन्च नहीं करी थी, हाल ही में शायद से सफारी लॉन्च हुई है पेट्रोल में। तो मेरे लिए यही था कि भाई मेरे को पेट्रोल की गाड़ी चाहिए, पावरफुल गाड़ी चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए, और जो सेफ्टी वाइज भी सही हो। तो उस हिसाब से ग्लोस्टर भी, तो ग्लोस्टर में मतलब मैं देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं जैसे किया चलाता हूँ, बाहर का है, तो उसकी एक हेडलाइट भी अगर कहीं पे चेंज करानी होती है ना, तो इवन डीलर्स टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैंने वो सब पर्सपेक्टिव भी रखा था कि इंडियन है तो चीज़ें, और सर्विसेबिलिटी इज़ वेरी गुड। आपका 100% किसी भी कंपनी के पास चले जाओ आप इंश्योरेंस के लिए, तो वो आपको कैशलेस ही कराते हैं। बट अगर आप ऐसे इन जो दूसरे हुंडई, किया, ये सब में जाते हैं, तो एक चीज़ जो मुझे इनके सामने आई कि बहुत सारी कंपनी आपको कैशलेस बोलती हैं, बट कैशलेस क्लेम्स मिलते नहीं हैं। तो वो थोड़ा सा एक टीडियस सा टास्क है उसके साथ ना डील करना, आफ्टर सर्विसेज के चीज़ें हैं। महिंद्रा के साथ मेरा पहले भी रिलेशन, मतलब मेरे को कभी प्रॉब्लम लगी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि महिंद्रा के साथ कंटिन्यू करना ज़्यादा सही है। हालांकि अगर
उस टाइम पे पेट्रोल आ जाती है हैरियर की या सफारी की, तो आई माइट हैव कंसिडर्ड इट, बट वो इसलिए बार होगी क्योंकि उसमें उस टाइम पे पेट्रोल नहीं था। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने थोड़ा सा क्लेम वगैरह और सर्विसेज वगैरह के बारे में बात की, तो महिंद्रा की सर्विसेज को क्या बोलोगे? मतलब कि देखो, ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा कि महिंद्रा की जो सर्विसेज हैं वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हो। तो XUV 500 वाले टाइम पे जो सर्विस सेंटर हुआ करता था वो बंद ही हो गया, तो वहाँ पे तो मेरे आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद इट। वो पता नहीं क्या करते थे वो, मतलब ब्रेक शूज़ चेंज कराने जाओगे, उन्होंने मेरा ब्रेक का डिस्क ही चेंज कर दिया। मतलब जो काम छोटा सा था और वो उसको उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा कर दिया। तो वो सेंटर ही शायद नहीं है। तो अभी जो नया खुला है दैट इज़ इन 5962 सेक्टर के पास में खुला हुआ है, वो वाला मैं हाईली सेटिस्फाइड विद दैट, बिकॉज वहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं और काम भी वो लोग कर रहे हैं, बिकॉज महिंद्रा की इतनी गाड़ियाँ मार्केट में आ चुकी हैं और नए नए लॉन्चेस हो रहे हैं, तो दे हैव टू कीप इट गोइंग। तो ऐसा मेरे को कोई सर्विस वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, इशू ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा बहुत ही स्मूथ है। एक्चुअली आज के टाइम में मेरे को लगता है कि सब मेरे को किसी और में भी कभी कोई इशू नहीं आया। मतलब अगर आप दिल्ली NCR में हो तो सर्विस वाइज मुझे नहीं लगता कोई आपका इशू रहेगा। बट हाँ, अगर आप दिल्ली NCR के बाहर कोई रिमोट एरिया वैसा हाँ, हो तो जैसे मेरे फादर इन लॉ है, ही लिव्स इन कुरुक्षेत्र, तो वहाँ पे किया है ही नहीं, वो आपको करनाल जाना पड़ेगा। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि भाई मेरा जो एरिया है, क्या उस एरिया में इसके जो सर्विसेबिलिटी है वो कैसी है, मतलब उसके रिव्यूज़ क्या हैं। बाकी NCR में तो आई थिंक कि ऑल ब्रांड्स आर मतलब बेटर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो वो लोग अगर धीरे काम करेंगे तो उन सर पे बहुत काम आ जाएगा। तो यहाँ कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बट हाँ, ये मुझे पता है कि जब मैं जैसे किया में मेरे साथ था, तो आई वॉज इन अ डिफरेंट सिटी, तो वहाँ पे कोई किया का डील मतलब वही नहीं था, तो मेरे को सर्विस कराने के लिए भी गाड़ी कहीं और भेजनी पड़ती थी, 90-100 किलोमीटर्स भेजनी पड़ती थी वैसे। ओके। अच्छा, तो ओवरऑल अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन में पहुंचते हैं, तो जैसे आप अच्छा खासा 11,000 किलोमीटर के आसपास आपने चलाई है, तो आपको गाड़ी के सारे मतलब ओवरऑल छोटी मोटी चीज़ों के बारे में पता है, पूरे गाड़ी के बारे में कोई रेटलिंग नॉइज़ वगैरह है कि नहीं, कैबिन नॉइज़ वगैरह, एवरेज वगैरह क्या दे रही, सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई फीडबैक लेता है इस गाड़ी के बारे में, ठीक है, अगर हमारे व्यूवर्स को भी अगर आप 11,000 चलाने के बाद कुछ ऐसा पॉजिटिव बता पाए, कुछ नेगेटिव और गुड टू गो प्रोडक्ट है कि नहीं, वो आप बताइए इसके बारे में। तो मैं पहले पॉजिटिव्स की बात करूंगा। तो पॉजिटिव में डेफिनेटली बहुत पावरफुल गाड़ी है, मतलब अगर आप पावर चाहते हो गाड़ी में तो गो फॉर इट। सेकेंड पॉजिटिव थिंग इज़ कि इसका स्टीयरिंग सिस्टम, इसका जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छा है, डिस्पाइट बीइंग इसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टेबिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। और और सेफ्टी तो है ही, मतलब वो आपको एनकैप रेटिंग्स पता ही है महिंद्रा की ऑलरेडी। बिल्ड क्वालिटी ठीक है, महिंद्रा की वैसे ठीक रहती है, टाटा महिंद्रा मतलब गुड मैन्युफैक्चरर्स इन दिस। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो हाँ, ये अभी थोड़ा पीछे है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, और इसमें अभी जैसे एडास सिस्टम नहीं आ रखा है कि आप जो ऑटोमेटिक ब्रेक्स लगा देगा कि आगे कोई ऑब्स्टेकल आ गई। तो एडास लेवल अभी इसमें बोल रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि दूसरे कंट्रीज़ में इन्होंने लॉन्च करी है। तो नहीं, एडास जैसे अपना जो अभी XUV 3XO लॉन्च हुई उसमें है एडास, तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग विच मैंने बोला कि यार इंडिया का, नोएडा का तो वैसे ही भरोसा नहीं, रोड पे कोई भी आ जाता है। तो मेरे लिए वो था कि हाँ, ये मेरे पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। तो मैंने उस पर एक वो ले लिया था कि मेरे को गाड़ी का कन्फिग्रेशन, इंजन पावर, उसका एक्सेल लेंथ, गाड़ी की स्पेस, ये सब देख के मेरे को ये सब चीज़ों में आगे निकल गई थी। मतलब फीचर वाइज उस चीज़ को छोड़ के खाली, और स्क्रीन साइज को छोड़ के ये सब में आगे निकल रही थी। और कोई नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको माइलेज चाहिए तो ये आपके लिए गाड़ी नहीं है, सिंपल है, मतलब वन वर्ड आंसर है। तो आपको किसी माइलेज वाली में जाना पड़ेगा। बट हाँ, फिर जिसमें भी माइलेज में जाओगे वो बेसिकली वेट रिड्यूस करते हैं गाड़ी का, और वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आपकी फ़र्क पड़ जाती है। बट स्टिल पेट्रोल वर्जन है, उसके बाद भी अगर मेरे को 9 के बीच में एवरेज दे रही है तो स्टिल डिसेंट है, क्योंकि आज के टाइम में जो बाकी पेट्रोल्स हैं वो भी 12-13 इसी के आसपास दे रही हैं। तो कुछ उतना ज़्यादा मेजर बजट मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मेरे डेली कम्यूट 60 किलोमीटर्स इससे ज़्यादा होता नहीं है, तो आपका ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना भी कि आप एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया। बट अगर आप लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं और आपको माइलेज इज़ अ कंसर्न, तो मैं बोलूँगा कि फिर इस तरीके की गाड़ियों में नहीं जाने के लिए, बिकॉज़ ये आपका थोड़ा सा फ्यूल हंग्री है। और इस रेंज में वैसे इवन द सफारी एंड ऑल उनका भी यही हाल है, मतलब ज़्यादा 19-20 का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा बॉडी बिकॉज ऑफ बॉडी वेट एंड प्लस देयर आर नॉर्म्स चेंज इन द, तो इस वजह से थोड़ा एक तो वो है ही। बट अभी क्या हुआ है कि नॉर्म्स गवर्नमेंट के साइड से भी चेंज हुए, एथेनॉल की परसेंटेजेस चेंज हुई हैं, तो उस वजह से सभी गाड़ियों का ही गिर गया। तो ऐसा नहीं कि खाली वो ही हो रहा है, तो फैक्टर्स और भी हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव है। सेकंड नेगेटिव है कि जो इसका सॉफ्टवेयर है, तो महिंद्रा के आप किसी में भी चले जाओ तो इसके अभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अभी उतना मैच्योर नहीं हुए हैं, बिकॉज
इंडियन है तो इनके जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी थोड़ा सा चलते और हैं, R&D वगैरह की जरूरत है R&D की ज़रूरत है इन्हें। और ऐसा नहीं कि ये नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं तो ओवर द टाइम देख रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीज़ें भी उठा के वीडियो बना के दे देता था। तो ये लोग क्या करते थे कि ये लॉग्स कहीं से ओवर द एयर ही लॉग्स ले लेते थे और कुछ तो करके अपडेट मार देते थे। तो इन्होंने ये चीज़ें ठीक करी हैं, बट हाँ अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम इसमें। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को सब परफेक्ट सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो इसका उतना नहीं है। कभी कभार आपको लगेगा कि यार मेरा मैंने मैप्स चलाया और मैप्स जो है वो अभी अप हो रहा है, टाइम लग रहा है उसको, तो वो आपको लैग थोड़ा सा दिख सकता है। बट हाँ वो हर बारी नहीं है, वो बीच बीच में कभी कभार हो जाता है। बट वो उतना मतलब कोई कंसर्निंग रेड फ्लैग नहीं है। गाड़ी मैकेनिकल वाइज सारी ओके है, पावर वाइज सारी ओके है। और हाँ नेगेटिव जो एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो इसका बूट स्पेस है, जो आप बूट स्पेस खोलते हो तो बहुत ही कम, अगर आप सारी सीट्स खोलते हो तो बहुत ही कम बूट स्पेस मिलती है। लेकिन XUV 500 में इन्होंने लाइट दे रखी थी बूट में, तो इसमें आपको बूट में लाइट नहीं है, एसी नहीं है। तो ये दो चीज़ें भी, मतलब रियर सीट में जो रेयर जो कॉर्नर है ना, उसमें आपको एसी में चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा, बट ना एसी का वेंट है और ना वहाँ की लाइट्स है। तो आपको जो बेसिकली जब आप बूट का डोर ओपन करते थे तो एक लाइट होती थी, या तो इसमें तो खैर हॉरिजॉन्टल खुलता है, जो बाकी गाड़ी बड़ी है तो उसमें एक लाइट होती थी। तो मैं क्यों वो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता था कि हम कहीं चले जाते थे खाने पीने के लिए, तो बैक सीट पूरा वो खोल के और वहाँ से बैठते थे और फिर लाइट उसी की ऑन रहती थी। तो दैट वाज लाइक कि हाँ थोड़ा अच्छा टाइम बीतता था। बट वो छोटी छोटी सी चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाती है, वो थोड़ा सा मतलब अच्छा था। बट वो चीज़ इन्होंने पता नहीं वो छोटी सी लाइट हटा दी है, जो थोड़ा मेरे को लगा कि यार एक लाइट से क्या फ़र्क उतना पड़ रहा था, बट दैट लाइट इज़ नॉट देयर। तो वो आपको अगर लाइट चाहिए तो हाँ ऊपर उन्होंने थोड़ा आगे जाके दे रखी है, बट जब बूट खुलता था तो उसकी अपनी लाइट आती थी, तो वो आपके आगे पड़ती थी। तो दैट यूज टू बी लाइक कि इफ यू आर सिटिंग, एम्बियंस भी क्रिएट हो जाती थी। तो वो थोड़ा सा एक यूजफुल सा मेरे को लगता था फीचर। वो 500 में था, नॉट अवेयर कि 700 में है कि नहीं है, वो था। और इसके अलावा जो एक उन्होंने ना लाइटिंग्स जो हैं गाड़ी की, लाइटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं। बट आजकल की गाड़ियों में ना और भी चीज़ें अब आ रखी हैं, और भी जो गाड़ी के इंटरनल लाइट्स हैं वो अब ज़्यादा उतनी ब्राइट नहीं है। ओके है, मतलब आपको 4 बटन दबाने पड़ेंगे तब जाके चारों लाइट्स ऑन होंगी, तब जाके आपको पूरा सब दिखेगा। तो वो चीज़ है। और एसी इसका काफ़ी अच्छा है। मैं एसी को तो मैं इसको बोलूँगा कि प्लस है, बहुत ही अच्छा है। मतलब कंट्रोल्स काफ़ी अच्छे हैं, और इंडिविजुअल है, ड्राइवर का अपना है और को ड्राइवर का अपना है, वो सब ठीक है। ऐसा और कोई नेगेटिव मुझे अभी तक तो समझ नहीं आया। बट हाँ ये चीज़ें हैं, बिल्ड क्वालिटी वाइज ओके है। और ऐसा जो कोई नेगेटिव मुझे अभी तक नहीं, मतलब कि ठीक है, गुड टू गो प्रोडक्ट है। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन का माइलेज वगैरह को देखे और थोड़ा सॉफ्टवेयर वाइज देखे, थोड़ा सा ग्लिच वगैरह है। तो मैं अगर अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मुझे माइलेज ओके है, मतलब बिल्कुल ही नीचे नहीं होना चाहिए कि 4 और 5 आ रही है तो मतलब थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। 9 दे रही है, 10 दे रही है या 12 दे रही है तो एक साथ चलता है। लेकिन गाड़ी जब मुझे पावर चाहिए तो पावर दे, और जब मुझे नॉर्मल मतलब शांत चलानी है तो वैसा भी कोई हो। तो जैसे क्रूज़ मोड इसका काफ़ी बहुत ही स्मूथ है, आपने बस चला के छोड़ दिया, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल स्मूथ चलते रहेगी। वो सब चीज़ें वाइज मेरे को लगा कि हाँ मिक्स ऑफ बोथ है, तो उस हिसाब से मेरे लिए तो ये गो अहेड है। और हाँ अगर आपको पावर की जगह पे माइलेज चाहिए, वो बेसिकली ट्रेड ऑफ है, तो मार्केट में और भी राइवल्स है, उस पे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भाई ये था हमारा छोटा सा ओनरशिप रिव्यू, जो काफ़ी सारी चीज़ में क्लियर हुई। ठीक है, और 11,000 चलाने के बाद सर को काफ़ी सारी चीज़ें पता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी इशू आ रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव भी आपको पता चल गए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभिषेक भाई आपने कुछ एडास वगैरह का बोला और लाइटिंग वगैरह, एमेंट लाइट तो खैर अब नई वाली गाड़ी में XUV में भी नहीं आ रही, 3XO में भी नहीं आ रही है। बट जो थोड़ा ब्राइटनेस वगैरह की बात करिए ना, तो वो सारी चीज़ें ना आपको 3XO में देखने को मिल जाती है। यानी कि इतना लग रहा है कि महिंद्रा जो इम्प्रूव कर रहा है, और जो कस्टमर है ना उनसे फीडबैक वगैरह लेकर थोड़ा बहुत काम कर रहा है। कंटिन्यूअस प्रोसेस मुझे समझ आया था कि दे ऑलवेज टेक फीडबैक की, और कोई चीज़ जो आप बताना चाहो तो यूजुअली दे आस्क फॉर वीडियो, तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो लेट्स सी आगे कैसे। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप भी अपनी गाड़ी का रिव्यू वगैरह कराना चाहते हैं तो हमारे जो ईमेल आईडी नीचे, और हमारे को DM वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर कमिंग अभिषेक भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय।